बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के भूगोल में एक नया चैप्टर, और वो चैप्टर है जल संसाधन। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अन्य संसाधनों के भांति जल संसाधन भी एक महत्वपूर्ण संसाधनों में से है, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उनके जीवित रहने के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है। और जिस तरह से सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से जल की भी ज़रूरत पड़ती है या होती है। और यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी 65% जल ही पाया जाता है, यानी हमारा शरीर जो है उसमें लगभग 65% हिस्सा जल का ही होता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, यानी 3 हिस्सा जल से घिरा हुआ है। और ये जल नदी, झील, तालाब और समुद्र में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पर जल का इतना बड़ा भंडार या इतना विशाल भंडार पाया जाता है, तो इतना विशाल भंडार होने के बाद भी जल की समस्या बनी हुई है। अब इतना ज़्यादा मात्रा में जल पाए जाने के बाद भी जल की कमी देखने को मिल रही है, तो उसके पीछे कारण है कि पृथ्वी पर जितना भी जल पाया जाता है, जितनी मात्रा में जल पाया जाता है, वो सारा का सारा जल उपयोग के लायक नहीं होता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो होता है वो खारा होता है, जिसके कारण ये जल उपयोग के लायक नहीं होता है। और जो जल उपयोग के लायक होता भी है वो भी 2 रूपों में पाया जाता है। पहला है सतही जल, यानी जो वर्षा से प्राप्त जल होता है या बहता हुआ जल होता है, यानी वर्षा होने के बाद में नदी, झील, तालाब से होते हुए बहता रहता है, तो ये सतही जल होता है। और दूसरा जो जल होता है वो होता है भूमिगत जल, यानी वर्षा के माध्यम से जब जल पृथ्वी पर आता है तो जल का कुछ हिस्सा भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है, तो उसे भूमिगत जल कहते हैं। तो भूमि के अंदर भी ये जो जल पाया जाता है, यानी 2 स्तर में जल पाया जाता है, एक सतही जल और दूसरा भूमिगत जल। अब पृथ्वी पर जो सतही जल होता है, यानी जो बहता हुआ जल होता है, वो रिन्यूएबल होता है, यानी वो हमेशा नवीकरणीय उसका होता रहता है, नवीकरण होता रहता है, यानी रिन्यू होता रहता है। और ये रिन्यूअल की क्रिया जो होती है वो जल चक्र उसको कहते हैं। अब जल चक्र किसे कहते हैं, यानी वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से जल स्थलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल से होते हुए, वह प्रक्रिया जिसमें स्थल का जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल में परिसंचरण होता रहता है, जल चक्र कहलाता है। यानी वर्षा से प्राप्त जल पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी से वो नदी, झील, तालाब से होते हुए समुद्र में मिलता है, फिर वाष्पीकरण की क्रिया हो जाती है। वाष्पीकरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप वाष्प वायुमंडल में पहुँचता है, कंडीशनिंग की क्रिया होती है, और फिर वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। तो ये होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है, सतही जल, वो रिन्यूअल होता है, रिन्यू होता रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जल रिन्यू होता रहता है तो इसके बाद जल की कमी क्यों हो रही है। तो हम देखते हैं कि जो जल पृथ्वी पर उपलब्ध है, यानी
71% यानी 3 हिस्सा जो जल है उसका, उसमें 95% जल जो होता है वो समुद्र में पाया जाता है यानी खारा होता है। केवल 2.5% जल ही उपयोग के लायक होता है, लेकिन ये भी कई वर्गों, 2 वर्गों में बटा हुआ है। पहला है इसमें कुछ जल यानी 2.5% का कुछ हिस्सा जल जो होता है वो ग्लेशियर पर बर्फ के रूप में यानी पहाड़ों पर बर्फ के रूप में, अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में जमा होता है या जमा रहता है यानी बर्फ के रूप में पाया जाता है। और इसके बाद जो शेष जल बचता है उसका कुछ हिस्सा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, बाकी का जल जो होता है वो सतही जल होता है। तो यही कारण है कि हमारे देश में भी, विश्व के साथ साथ हमारे देश में भी जल की कमी बनी हुई है। अब हमारे देश में विश्व की वर्षा का कुल जल जो होता है वर्षा का, वो 4% जल केवल हमारे देश में प्राप्त होता है। और ये गौरव की बात है कि सबसे ज़्यादा जल हमारे यहाँ प्राप्त वर्षा के माध्यम से होता है। लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रतिवर्ष विश्व में जल की जो उपलब्धता है उसमें हमारे देश का स्थान 133वां है। तथा भारत में कुल नवीकरणीय जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रतिवर्ष होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में पूरे विश्व के साथ साथ हमारे देश को भी जल की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। अब चूंकि ये कन्फर्म हो गया कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है और इसके बाद भी जल की कमी का सामना पूरे विश्व के लोगों को करना पड़ रहा है और ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि वर्ष 2025 तक आते आते लगभग 20 करोड़ लोग जल की कमी से पीड़ित होंगे। तो और वर्तमान समय में भी हमारे देश में भी आप देख सकते हैं कि गर्मी का समय जब आता है तो गर्मी के समय में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पानी की बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है, पानी का संकट यानी पानी की कमी का सामना उनको करना पड़ता है। जैसे अब जब गर्मी की बात आती है और पानी की कमी की बात आती है तो हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में सबसे पहला जो राज्य आएगा वो होता है राजस्थान। महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ गर्मी का समय आते आते अपने यहाँ भी देख लीजिए, पिछले कुछ समय में हैंडपंप के साथ साथ ट्यूबवेल जो होते थे वो भी सूख गए थे। तो अब ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि हम जल का उचित ढंग से प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं और वर्षा से प्राप्त जो जल है उसका उचित प्रबंधन न होने के कारण ही जल जो प्राप्त होता है वो तालाब, झील, नदी से होते हुए बहुत जल्दी समुद्र में पहुंच जाता है। जब समुद्र में पहुंच गया तो उपयोग के लायक नहीं रह जाता है। अब जल की जो कमी है या कमी का सामना करना पड़ रहा है उसमें केवल मानव ही जिम्मेदार नहीं होता है बल्कि इसमें प्रकृति भी जिम्मेदार होती है। और प्रकृति जो वर्षा का असमान वितरण है, हर जगह एक जैसा वर्षा नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी जल की कमी हो रही है। यानी मौसमी परिवर्तन तथा वर्षा के कारण समय और स्थान के आधार पर जल संसाधनों की उपलब्धता प्रभावित होती है। लेकिन ये तो प्राकृतिक कारण है, उससे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो मानव खुद होता है। यानी सामान्यतः जल की कमी के प्रमुख कारण है जल का अत्यधिक प्रयोग करना। अब जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में
इस तरह की समस्या सबसे ज़्यादा है। जिनके पास संसाधन है यानी पैसा है वो जल का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। जिनके पास संसाधन यानी पैसे की कमी है उनको पानी की कमी का सामना करना पड़ता है और उनको पानी खरीद के भी उपयोग में लाना पड़ता है। तो अब जो पैसे वाले हैं वो जल का ज़्यादा दुरुपयोग भी करते हैं और इसके साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य जल स्रोतों का असमान वितरण होता है। तो अब इतना स्पष्ट हो गया कि इतना ज़्यादा मात्रा में जल संसाधन होते हुए भी हमको जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो और इसके प्रमाण हैं हमारे शहर और जल दुर्लभता अत्यधिक तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का भी परिणाम होता है। इसमें पॉपुलेशन का भी योगदान होता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उसमें सबसे ज़रूरत होती है जनसंख्या की भोजन की मांग बढ़ेगी तो भोजन की ज़्यादा पैदावार के लिए अनाज ज़्यादा पैदा करना पड़ेगा और अनाज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पैदा करने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फसलों के लिए सिंचाई की वजह से जल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और इसके क्रम में किसानों द्वारा सिंचाई के साधनों जैसे निजी कुएं तथा नलकूपों की स्थापना कर के उत्पादन को बढ़ाया तो गया, लेकिन जल की कमी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। यानी हैंडपंप से नलकूपों से जो पानी सिंचाई के लिए निकाला गया उसे भूगर्भ का जल जो था यानी वाटर लेवल धीरे धीरे कम होता चला गया। तो परिणाम ये हुआ कि भूमिगत जल का स्तर गिर जाता है जो लोगों के लिए जल उपलब्धता की कमी का कारण बनता है और इससे भोजन सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। यानी अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भूमिगत जल का लेवल गिरेगा तो सिंचाई भी आसानी से करना संभव नहीं है और जब सिंचाई नहीं होगा क्योंकि हमारे देश में वर्षा का वितरण बहुत ही असमान है तो ऐसे स्थिति में फसल प्रभावित होगी यानी भोजन की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अगला जो मानवीय कारण के अंतर्गत जिससे जल की कमी हो रही है, जनसंख्या वृद्धि तो है ही, साथ साथ औद्योगिकीकरण भी जिम्मेदार है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत में भी तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ यानी उद्योगों का विकास हुआ और बढ़ते हुए उद्योगों के कारण जो शुद्ध जल है उस पर दबाव बढ़ा यानी उद्योगों में भी वस्तुओं के साफ सफाई या अन्य कार्यों में भारी मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है और इसके साथ साथ ऊर्जा को बनाने में भी जल का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। जैसे बिजली हो गया, बिजली बनाने में भी जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि बिजली से ही उद्योग संचालित होते हैं। तो इस तरह से शहरों में जल संसाधनों का अत्यधिक शोषण हुआ और उसी का रिजल्ट रहा कि वहाँ के लोग जल की कमी का भी निरंतर सामना करते हुए देखे गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जल का संरक्षण कैसे किया जाए और इसमें सरकार ने क्या योगदान दिया, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।